नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। यह सूचना सभी जिलाधिकारियों को भी दी जा चुकी है और इसी कड़ी में अब सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इसके मायने क्या है, इसका असर क्या होगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में होगा, उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये जो रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है और अब आगे क्या होगा। क्या वजह रही कि हाईकोर्ट को एक कदम उठाना पड़ा, इसके पीछे क्या कारण दिया गया है, टेक्निकली इसमें क्या कुछ था। अब आम लोग जो तैयारी कर रहे थे ग्रामीण पंचायत चुनाव की, उसको लड़ने की, अब उनके लिए इस ब्रेक का क्या असर होगा, इसे भी हम समझेंगे। तो पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है, जिसमें हाईकोर्ट ने आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर रोक लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बाकायदा इसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी करी, इसकी जानकारी दी और यह सूचना सभी जिलाधिकारियों को भी दी जा चुकी है। तो इस कड़ी में अब सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी और तब देखना होगा कि आखिर सरकार की तरफ से इसमें क्या कहा गया है। लेकिन एक बड़ी बात और एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर पंचायत चुनाव के लिहाज से, क्योंकि आरक्षण सूची को लेके याचिका दायर की गई थी और उसमें कई अनियमितताओं का जिक्र किया गया था। यह भी कहा गया कि जो 2015 की प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया, लिहाजा कई तरह के इसमें टेक्निकल पेज थे। और अब जो सब कुछ निकल के सामने आ रहा है उसमें यही कि फिलहाल इस पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अब इसका क्या असर होगा, इसका क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये कई ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। हम इसे भी समझेंगे। एक वरिष्ठ पैनल अब से कुछ देर में हमारे साथ होगा, जिसमें राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता भी होंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी होंगे और हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी होंगे, जो टेक्निकली हमें बताएंगे कि आखिर इसमें कहां पेच फंसा, कहां दिक्कत आई और क्यों ये कदम हाईकोर्ट को उठाना पड़ा है। तो ये बड़ी आज की जानकारी और एक बड़ी एक तरीके से खबर है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने चूंकि ब्रेक लगाई है और हाईकोर्ट के ब्रेक के बाद अब आगे क्या होगा, इस पे जरूर सरकार को सोमवार को चूंकि जवाब दाखिल करना है, सरकार की तरफ से इसमें जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये एक बड़ा झटका है सरकार को भी, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही थी और आरक्षण का जो फॉर्मूला है उसको तैयार किया जा रहा था। 17 मार्च को इसकी अधिसूचना जारी होनी थी, उससे पहले हाईकोर्ट ने इस पर ब्रेक लगाया है। तो पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है, जिसमें आरक्षण और आवंटन कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस बात का जानकारी खुद मुख्य सचिव मनोज कुमार ने दी और सभी जिलाधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी गई। इसी कड़ी में अब सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी। देखना होगा सरकार इस पर क्या जवाब देती है, सरकार की तरफ से क्या इसमें कहा जाता है। लेकिन एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि सही से इसका फॉर्मूला जो था 2015 का, उसके हिसाब से आरक्षण सूची तैयार नहीं की गई। लिहाजा हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और आज इस पर रोक लगा दी है। तो अब इसका असर क्या होगा और वो लोग जो इसकी तैयारी कर रहे थे चुनाव की, उनके लिए इस खबर के क्या मायने हैं, क्या मतलब है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कहां कमियां रही, कहां खामियां रही, इसका प्रभाव क्या होगा, इसका असर क्या होगा पंचायत चुनाव पर, वो भी हम समझेंगे। तो सोमवार को अब सरकार की तरफ से इस पे जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके मायने क्या है। तो ये हालात हैं और अब हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, हम इसको समझेंगे। एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, जिसपे अश्विनी शाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद शुक्ला है, राजनीतिक विश्लेषक, और अंकुर सक्सेना है, अधिवक्ता हाईकोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले अंकुर जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप आसान भाषा में आप समझाएं कि आखिर ये जो खबर है इसका असर क्या है। अंकुर के पास हम चलेंगे, अभी शायद वो हमारे साथ जुड़े नहीं है। अंकुर हमारे साथ फोन पे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। बाकी सदस्य हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं। अंकुर,
आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो ब्रेक लगाया है, रोक लगाई है हाईकोर्ट ने, इसका मतलब क्या है और जो लोग तैयारी कर रहे थे पंचायत चुनाव की उनके लिए इसका क्या असर होगा, अगर आप आसान भाषा में समझा पाए। देखिए, ऑनरेबल कोर्ट में आज PIL सिविल नंबर 6929/2021 को दाखिल किया गया था। ऑनरेबल कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 जो है उसमें ये हियरिंग में लगा हुआ था। और जो इसमें क्या कहते हैं, ऑनरेबल कोर्ट जो है, ऑनरेबल ऋतुराज अवस्थी सर एंड माननीय मनीष माथुर जो हमारे आगे सीनियर जस्टिस महोदय, इन लोगों की बेंच थी। इसमें ऑनरेबल कोर्ट में जब ये केस दाखिल किया गया तो इसमें देखिए, जिस हिसाब से आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव को लेकर प्रक्रिया चल रही है, वो भी ऑनरेबल हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार को कहा गया कि आप पंचायत चुनाव को समयावधि के अंदर तक कराएं। मतलब बोर्ड तो सरकार को एक तरीके से ये डायरेक्शन दी गई थी कि बोर्ड के जो पेपर्स होने उन पेपर से पहले इन चुनाव को आप समाप्त करवाइए। तो उसी के आधार पे जब सरकार को ये डायरेक्शन दी गई तो सरकारी लोगों ने, जो सरकार के पदाधिकारी हैं, जो पंचायत चुनाव को कराने के लिए उत्तरदायी हैं, उन लोगों ने आनन फानन में ऐसी नियमावलियों को जारी कर दिया जिनमें आरक्षण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पंचायत चुनाव को लेकर ऑनरेबल हाईकोर्ट में जब PIL की गई तो उस PIL के आधार पर कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट टुमारो, मतलब का ये हो गया कि नेक्स्ट वर्किंग डे। तो नेक्स्ट वर्किंग डे ऑनरेबल हाईकोर्ट में मंडे को पड़ रहा है। तो इनको मंडे तक स्टेट को अपना जवाब ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल करना है कि वो पंचायत चुनाव को लेकर उनका क्या स्टैंड है और वो पंचायत चुनाव को लेकर क्या उनका मोटो है और तब तक वो इन आरक्षण की कमियों को या क्या चीजें हैं जिनमें कमियां रह गई उनको दूर कर सकते हैं। तो इस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने 15 मार्च को एज ट्रस्ट के रूप में इस केस को लगाया गया है। और जब ये केस एज ट्रस्ट के रूप में जाएगा तो 15 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट एक पुनः नई डायरेक्शन देगा जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज हो जाएगी कि आपको ये चुनाव में जो कमियां रह गई हैं या जो आप आरक्षण की सूचियां जारी कर रहे हैं, इन आरक्षण की सूचियों में कोई कमियां तो नहीं रह गई, और अगर कोर्ट संतुष्ट होता है तो फर्दर अगर डायरेक्शन देगा, नहीं तो कोर्ट उन कमियों के ऊपर और समय दे सकता है कि आप 15 दिन, हफ्ते भर के अंदर इन कमियों को दूर करके पुनः नई तारीख पर शासन को मौका देगा कि सरकार ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल। ठीक है। कपिश जी, आपकी इस पे प्रतिक्रिया, चूंकि हाईकोर्ट ने रोक लगाई है पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए, हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उनकी रोक अपनी जगह बिल्कुल जायज, क्योंकि बहुत सी इसमें प्रक्रियाओं की उल्लंघना की गई है जो कि न्याय कहीं से नहीं दिखती। और किस आधार पे आपने आरक्षण को किया है ये सरकार या आयोग बताने के लिए स्पष्ट रूप से तैयार नहीं। तो जो भी याचिका करता है उसने याचिका लगाई है और अब माननीय न्यायालय जो है वो इस पर इनसे जवाब पुटअप किया है और इनको जो समय दिया उस पर ये अपनी एफिडेविट के साथ जो है अपना रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल करेंगे। और उसके बाद सरकार अगर माननीय न्यायालय को लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमियां हैं तो बिल्कुल उसके लिए समय दिया जाएगा कि सरकार उसे सुधार करके फिर से गजटिंग करे। और ये होना भी चाहिए जी। देखिए, आप देखिए, क्योंकि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के ज्यादातर लोग चुन करके आया करते थे, तो इन्होंने जानबूझ करके आरक्षण की जो नीति अपनी अख्तियार की वो इस तरीके की अख्तियार की है कि जहां मान लीजिए ज्यादा सवर्ण है वहां आप अगर SC सीट उसको कर देते हैं तो क्या लाभ होगा। जहां SC ज्यादा हो, जहां OBC ज्यादा हो, उनके उस तरीके से आरक्षण को लागू करना चाहिए। लेकिन न्यायिक ढंग से कहीं भी चीजों को लागू नहीं किया, राजनीतिक एंगल लेकर के इस चीज को किया गया था और इसीलिए माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस बात को पाया होगा कि नहीं, याचिकाकर्ता की बात अपनी जगह सही है, इसलिए जवाब तलब किया। ठीक है। अश्विनी शाही, कहां कमी रह गई, कहां खामियां रह गई, क्योंकि हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी और ये कहा गया कि जो 2015 की प्रक्रिया थी उसके हिसाब से नहीं किया गया। देखिए राजेश जी, कहीं खामी कहीं अगर माननीय न्यायालय को नजर आई होगी तो उन्होंने रोक लगाया होगा, लेकिन सरकार ने अपने तरफ से पुरजोर कोशिश किया और 15 तारीख की डेट भी दिया था। 15 तारीख तक आपत्तियां मांगी गई थी कि अगर कहीं भी आरक्षण ठीक से नहीं लागू हुआ है या कुछ गलतियां हो गई हैं चीजों में तो वो लोग आपत्ति दाखिल करेंगे। तो 15 तारीख तक की उसकी डेट दी गई थी। लेकिन उसके पहले अगर माननीय हाईकोर्ट ने किया है तो सरकार उसका जवाब देगी कि कहां पर गलती हुई है, क्या आपके डायरेक्शन है, उस हिसाब से उसका सुधार किया जाएगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा था कि इसको लेके कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी एक तरीके से मनमुटाव चल रहा था।
ये भी बताया जा रहा है कि कई सांसद, कई विधायक इसको लेके अंदर खाने में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे जो ये प्रक्रिया थी। राजेश जी, कहां पर ये सूचना आई? कोई ऐसी सूचना नहीं है, ये तो विपक्ष के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। जब अगर पार्टी एक विभाग है, पंचायती राज विभाग, वो विभाग अपना काम कर रहा है और काम करते हुए पीछे अभी कुछ दिन पहले भी माननीय हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, उसके बाद मनोज जी ने जो है उसको एक वो किया, भाई 15 तारीख तक आपत्ति होगी, 16 तारीख से प्रशिक्षण चालू होगा और वो आरक्षण की प्रक्रिया 15 के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। तो अभी फाइनल लिस्ट भी नहीं जारी की, लिस्ट तो जारी कर दी गई है, हाँ। लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं जारी की गई है। लेकिन उसमें अगर माननीय हाईकोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये भी गलत है, तो अब उसमें क्या उनका डायरेक्शन होता है और क्या सरकार का जवाब होता है, ये सरकार जवाब देगी सोमवार को। ठीक है, अरविंद शुक्ला भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, ये जो रोक लगाई गई है हाईकोर्ट की तरफ से, इसका असर क्या होगा और वो लोग जो तैयारी कर रहे थे पंचायत चुनाव की, वो इसे किस तरीके से समझ पाएंगे? आसान भाषा में अगर आप बता पाएं कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है, वो क्या होगा? देखिए, ये एक तरह से स्पीड ब्रेकर की तरह से है। जैसे बहुत तेज चलती हुई गाड़ी और बीच में स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है ताकि आगे दुर्घटना ना हो। तो ये जो न्याय की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप है, आशा की किरण है, और उसी के जरिए जनता वहां पर पहुंचती है कि जब उसे लगता है कि नहीं, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय की दृष्टि में यह है कि जो शासन प्रशासन है, लोकतंत्र में ये माना गया है कि अगर कोई अंधेरा कमरा है तो उसकी खिड़कियां खुल जानी चाहिए और रोशनी और प्रकाश उस कमरे में प्रवेश करना चाहिए और सारी चीजें पारदर्शी रूप से दिखाई पड़नी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जो अंधकार जैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि 15 तारीख को जब वो अपना जवाब दाखिल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी चीजें प्रकाश में आ जाएंगी और जो डाउट है मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। और अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही सबसे मजबूत बात है कि कोई भी अंधकार या कोई भी ऐसा अंधेरा कोना नहीं छोड़ा जाता है, वहां पे रोशनी और प्रकाश हमारे न्याय के सहारे पहुंचता है। तो ये जनता में बहुत बड़े आत्मविश्वास का वर्धन करेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएगी इसके बाद कि ठीक है, मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तो ये एक अच्छा है, ये बीच में हो गया तो अच्छा ही है। लेकिन अरविंद जी, क्या इसके राजनीतिक मायने भी निकलेंगे? क्योंकि सवाल उठाए जाएंगे विपक्ष की तरफ से भी, हालांकि हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और कुछ कमियां अगर उनको नजर आई तभी रोक लगाई गई है, लेकिन इसके अगर राजनीतिक मायने हम समझें राजनीतिक पार्टियों के नजरिए से, तो इसको कैसे समझा जाए? देखिए, प्राइमा फसाई जैसे प्रथम दृष्टया जब कोई चीज न्यायालय को लगती है कि हाँ शायद कुछ अंधकार दिख रहा है, तो अभी उनको उनका पक्ष रखने के लिए बोला गया है। अभी ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए किसी राज्य गर्जन ने राज्य अभी ठीक है, जनहित का विषय लग रहा है, वहां पे कुछ अंधकार है, तो न्यायालय ने उस विषय वस्तु को वहीं पर रोक दिया कि आप पहले अपना पक्ष रखिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम चुनाव में एक ये अच्छी बात होगी कि माननीय न्यायालय की नजर है, माननीय न्यायालय की निगरानी में सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और ये है कि अपोजिट जो पार्टियां अभी तक आरोप लगा रही थी, तो उनके आरोप को थोड़ा सा यहाँ पे बल अवश्य मिल रहा है, क्योंकि पहले से भी आवाज लगा रहे थे कि गलत हुआ और ये ठीक नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इस मामले से उनको थोड़ा सा बल मिला है। और जो ग्रामीण हैं, जो सरपंच की तैयारी कर रहे थे, जो पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जो अलग अलग स्तर पे अपने अपने लिए उम्मीदवारी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये क्या मैसेज है? वो अब कैसे समझें? उनके लिए खबर क्या है, क्योंकि वो आसान भाषा में इसे कैसे समझें? देखिए, उनके लिए तो अभी एक दुविधा की स्थिति और अधिक उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जब तक माननीय न्यायालय का कोई निर्णय नहीं आता है तब तक इस समय आप समझिए कि गांव चौबारों में इस समय बातचीत शुरू हो गई है, चौराहों पे लोगों ने बातचीत शुरू कर दिया है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी एक तरह से इसके का मतलब समझिए कि पूरे चुनाव पर क्या सभी प्रत्याशियों पर, उनकी कार्रवाइयों पर, उनके कार्यक्रमों पर, हर चीज पर अभी इसके लग गया है, सभी के लिए दुविधा है। अब जब तक ये पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आएगा तब तक चुनाव की फिलहाल कोई गति नहीं बन सकेगी। ठीक, कपीश जी, आप लोग कई बार, चूंकि पंचायत चुनाव पे जब हमने चर्चा की तो आपकी तरफ से भी ये कई बार कहा गया कि पंचायत चुनाव को जानबूझ के लेट कराया गया, इसके पीछे एक साजिश है, कई बार इस तरह की बातें की गई, लेकिन एक बार फिर अब यहाँ पे कई खामियां कोर्ट को नजर आई तो रोक लगाई गई है। कैसे देखते हैं इसे? नहीं, बिल्कुल, इसमें तो हम लोग मुसलसल तरीके से आपके सामने बात रखते रहे। हम एक चीज कहते हैं कि ये गांव की सरकार है ना, सरकार तो जाने से पहले सरकार आ जानी चाहिए ना चुन करके, ताकि उसको वो रिप्लेस कर सके। कार्यवाहक मुख्यमंत्री होता है जब आदमी चुनाव में चला जाता है। अभी
माननीय योगी जी जब जनवरी में गजट हो जाएगा तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज बात कह रहा हूं, आपने तो सारे अधिकार छीन लिए, जो ग्राम प्रधानों के थे, ब्लॉक प्रमुखों के थे, सब चीजों आपने छीन ली, वापस ले ली। लेकिन आपने समय पे चुनाव क्यों नहीं कराया? तो कोरोना का बहाना करने लगे। और जबकि कोरोना काल में ही इन्होंने क्या क्या किया है उसका गाथा हम कहां तक खोले? हर चुनाव हो रहे हैं, जहां चुनाव होता है वहां पर कोरोना खत्म हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए इनके पास कोरोना का एकदम जत्था खड़ा था। और जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण किया है, ये तो डे ऑफ फर्स्ट से एक एक व्यक्ति जो भी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वो सारे लोग कह रहे थे कि ये गलत काम है। उसमें कोई अंतर नहीं है। इनके अपने नेता भी हम लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से, बताइए हमारे भाई ने ये सारी चीजें की तैयारी की और इस तरीके से करने की वजह से सवर्णों के बीच में ये बताइए एससी कैंडिडेट दे रहे हैं। एससी वाला कह रहा है बताइए यहाँ पे हम लोग ज्यादा हैं, यहाँ हमने तैयारी की थी तो यहाँ पे बाबू साहब को जो है वो दिया जाएगा, वो सामान्य हो जाएगी सीट। तो देखिए कहीं ना कहीं से इतनी ज्यादा इन्होंने गलत कार्य किया हुआ था, पक्षपात किया हुआ था, केवल इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का गांव में आधार नहीं है और ये जानते हैं कि इनके लोग चुन करके नहीं आते, इसलिए इन्होंने किया। लेकिन तैयारी तो आपके लोग भी कर रहे थे पंचायत चुनाव की, उन्होंने भी की होगी, उनके हाथ भी अब निराशा लगी होगी। बात निराशा की नहीं, हम समाजवादी पार्टी सदैव जब कोई मामला होता है और अगर कोई न्यायालय के पक्ष में, न्यायालय के हाथ में जाता है, तो हम लोग ये कहते हैं कम से कम अब हो सकता है कि न्याय हो ही जाएगा। क्योंकि अब तक तो अन्याय हो रहा था। अब माननीय न्यायालय ठीक है, जब इन्होंने 4-6 महीने वैसे ही लेट कर दिए तो 1 महीना और सही, न्यायिक एडिटिंग के साथ कम से कम किसी को आपत्ति तो नहीं होगी इस बात की, न्याय तो होगा, कम से कम सही सरकार तो चुनी जाएगी कम से कम गांव की, जो ये हड़पना चाहते थे। अब वो इनके हाथ से निकल गया। अब इनको जो है यथोचित समय के भीतर रेलिवेंसी के एफिडेविट के साथ रिटन स्टेटमेंट दाखिल करना पड़ेगा। उसके बाद माननीय न्यायालय साक्ष्य का परिशीलन करेगी और वो अपने आदेश को निष्पादित करेगी। तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इनकी है क्योंकि हमें मालूम है कि अगर न्याय के साथ न्याय होगा तो निश्चित हमारे लोग और गांव की सरकार चुनी जाएगी और उसमें दबदबा कहीं इनका नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेट से चुनाव होने वाला है। इसलिए हम लोग मुतमईन हैं। ठीक, अश्विनी शाही जी, क्या आप लोगों को सुगबुगाहट थी इस बात की, एहसास था कि कहीं कुछ खामियां हैं, हाईकोर्ट ऐसा कर सकता है? क्योंकि हाईकोर्ट को जाहिर है कुछ तो कमियां नजर आई हैं, कहीं खामियां नजर आई हैं टेक्निकली, जिसके चलते इतना बड़ा कदम उठाया गया। देखिए राजेश जी, खामियां सरकारी व्यवस्था है, क्या खामी है क्या नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने सोमवार को आ जाएगा। किसी ने याचिका दाखिल किया सुप्रीम, आजकल क्या हो गया है कि आजकल जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, माननीय हाई कोर्ट हो, ये यहाँ पर लोग पहुंचते हैं तो सुनवाई होती है। आजकल सरकारों के खिलाफ, चाहे जो देखिए हम कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हो सकता है उनको कुछ गलती लगी हो। सरकार को गलती नहीं लगी है, सरकार ने अपनी चीजों को रखा है। 8 तारीख तक उसमें जो भी आपत्तियां आई, 15 तारीख को फाइनल लिस्ट जारी होनी थी। अभी सिर्फ माननीय कोर्ट ने यही कहा कि आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, न कि चुनाव पर रोक लगाने की बात नहीं हुई है, आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात हुई है। हो सकता है तो अब माननीय न्यायालय खुद चाह रहा है कि चुनाव लेट से हो, तो अब क्या किया जाए? अब चुनाव जो भी लड़े, आरक्षण अभी हमारे भाई सपा के कह रहे थे कि वहां पर जो है गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है। अरे भाई, अभी गुजरात में चुनाव हुआ, आपको सब दिख गया भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, गांव में जनाधार वही लोग वोट डालने वाले हैं। तो ये जनाधार की बात नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर माननीय कोर्ट को लगा है कि कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत होने जा रहा है, तो उन्होंने दिया है। लेकिन सरकार अपनी जगह सही है, एफिडेविट लगाएगी, सरकार अपनी बात को रखेगी, वहां सरकार कहेगी कि हाँ हमने ये प्रक्रिया अपनाया है, हमने ऐसे किया है। अगर वहां पर देखा जाएगा तो ये सही है या गलत है, फिर सरकार और माननीय कोर्ट जो उसका फैसला लेगी। लेकिन अगर कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी इस समय जन जन की पार्टी है, जब हम केरल में जाकर 10% से ऊपर वोट पा सकते हैं,
तो हम हिंदुस्तान के हर जगह हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास साथ में लेकर। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि आप लोगों ने पहले भी इसमें जानबूझ के देरी की थी पंचायत चुनाव में, अब जानबूझ के इस तरह की खामियां, इस तरह की कमियां रखी जिससे कि और देर हो। अगर इतनी ही अच्छी चीजें होती तो सपा सरकार से बाहर नहीं हुई होती। सपा के लोग आज बाहर बैठ के शिक्षा दे रहे हैं, संभल में जाकर पत्रकारों को मार रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने। तो ये सब चीजें करने के लिए सपा खुला छूट है सपा को, लेकिन सरकार पर आरोप, विपक्ष के लोग हैं तो सरकार पर तो आरोप लगाएंगे राजेश जी, ये वाजिब चीज है। और हमको उस आरोप का जवाब भी देना है, ये भी वाजिब है, तो हम दे रहे हैं अपने हिसाब से। अब सरकार, पंचायत विभाग सरकार जाए वहां पर माननीय हाईकोर्ट को अपना जवाब देगी। ऐसा कोई आरोप तो आरोप लगते ही रहते हैं। देखिए मोदी जी की सरकार जब से चल रही है आरोप ही लग रहे हैं, लेकिन देश में कितना आमूलचूल परिवर्तन हुआ वो इनको नहीं दिख रहा है। देश किस व्यवस्था से बेहतर होता चला जा रहा है। अभी हमारे भाई ने कोरोना पर बड़ा सवाल उठा दिया, इन लोगों ने क्या क्या किया। अरे कोरोना ने उत्तर प्रदेश ने एक मील का पत्थर साबित किया, WHO से लेकर सबने इसकी सराहना की, उसकी तो कभी इन्होंने बात नहीं की। WHO ने तो चीन की भी सराहना की थी। अभी WHO ने मैनेज कर दिया हम लोगों ने। लेना चाहते किसान आंदोलन के लिए मैनेज हो गया है, जैसे आप लोग मीडिया को कहते हैं, तब आप विदेश की क्यों नहीं तुलना करते हैं? मीठा मीठा गद्दा को कड़वा कड़वा तो नहीं चलेगा। और आपकी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मरीजों की तुलना कर लीजिए कपिल भाई, कितने मरीज हुए, कितने ठीक हुए, क्या कोरोना की स्थिति रही उत्तर प्रदेश को देखते रहिए आप लोग। कभी जो अच्छा है उसको अच्छा भी कहा करिए ना। आपको बताना पड़ेगा ना कपिल भाई, इतना चिल्ला, देखिए ये बौखलाहट ममता बनर्जी की तरफ बौखलाइए मत। आप मुझे बता दीजिए कि 500 से आपने लॉकडाउन किया, 50 लाख से हटा लिया, ये क्या बज रहा है? अरे भाई जब नहीं है, ठीक है मैं लौटूंगा। अंकुर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर जी ठीक है, एक सेकंड, कपीश मुद्दे पे रहेंगे। देखिए नहीं आप कोरोना पे मत जाइए, मुद्दे पे रहेंगे, वापस आइए सर, मुद्दे पे वापस आइए। अंकुर सक्सेना, खेलना हो आपका, अंकुर सक्सेना आने वाले नहीं, ब्रेक मत आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा सवाल है। एक सेकंड अश्विनी शाही, एक सेकंड मैं आप दोनों को रोकूंगी। टोपी लगाकर पत्रकारों को मारिए खाली, और कुछ नहीं। सत्ता में नहीं है तो ये सुन रही है, सत्ता में आएंगे तो क्या होगा। देखिए आप दोनों मुद्दे से डाइवर्ट हो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को इधर उधर कर रहे हैं। वापिस मुद्दे पे आइए, चर्चा पे आइए। अंकुर सक्सेना सर आप ये बताएं कि जो लोग तैयारी कर रहे थे पंचायत चुनाव की, क्या उनको एक बार फिर से नए सिरे से करनी होगी? इसका असर क्या होगा और टेक्निकली क्या कमियां रही जिसको फिर से दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी? राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय को सुन रहा था, उनको स्पष्ट कर दूं कि ये जो डायरेक्शन हुई है ये बाय दी ऑनरेबल हाईकोर्ट के द्वारा हुई है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई है। दूसरी बात है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज की जो डायरेक्शन आई है और जो कोर्ट ने आप पंचायत चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर स्टे किया, इसमें एक बड़ी मजेदार और हास्यास्पद बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकार वास्तव में चुनाव को कराना चाहती थी कि नहीं कराना चाहती थी। क्योंकि आपने जो आरक्षण प्रक्रिया को लागू करने का इनने जो कहा है, जिस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे दिया है, उसमें यह कहा गया है कि यूपी पंचायत राज रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ सीट एंड ऑफिशियल्स रूल्स 1994, इसमें जो आपने बेस दिया है वो आपने पता है जो रिजर्वेशन कर रहे हैं वो रिजर्वेशन आप 1995 के आधार पे आप कर रहे हैं, और यही आधार पे ऑनरेबल हाईकोर्ट को तत्काल नजर आ गया। और 1995 के आधार पे जो आप कर रहे हैं, तो 1995 के आधार पे आपका जो है वो 1995, 2000, 2005 और 2010 में पंचायत चुनाव हो चुके हैं। और जबकि इसी जजमेंट में एक बात आगे बढ़े उभर के आई है कि 16/9/2015 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि क्योंकि अब 36 आरक्षण की प्रक्रिया भिन्न हो चुकी है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुके हैं, उसके आधार पे 2001 या 2011 की जनगणना के आधार पर अब इलेक्शन होना चाहिए। पर सरकार ने अपने ही इस 16/9/2015 के जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको ओवर रूल कर दिया है, उस पर ध्यान न देते हुए 1995 के आधार पे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार स्वयं नहीं चाहती थी कि कहीं पर भी इलेक्शन हो। सरकार खुद चाहती थी कि ये मामला टेक्निकली ऑनरेबल हाईकोर्ट में चला जाए और सरकार को पंचायत चुनाव को कराने से थोड़े समय के लिए रोक मिल जाए, ताकि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं या जनता में जो सरकार के प्रति आक्रोश का भाव है उसको डैमेज कंट्रोल का एक मौका मिल जाए। हो सकता है वो इस चुनाव को खुद चाह रही हो कि ये पंचायत चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद वो इसको खींचना चाह रहे हो, क्योंकि जब ऑनरेबल हाईकोर्ट में कोई प्रकरण लंबित होता है तो उसमें हम लोग
एडवोकेट की हैसियत से ये बात जानते हैं कि हम लोग जितनी भी जल्दी कर ले या कुछ कर ले, कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू ऐसे फंस जाते हैं जिसको निर्धारण में एक समय लग जाता है, जो कहीं ना कहीं एक आम समय से ज्यादा समय होता है। लेकिन सरकारी अधिकारियों की ये उदासीनता है कि गवर्नमेंट ऑर्डर 2015 को ओवर रूल करते हुए उनने ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जिसके आधार पर 1995 के नियम के आधार पर आप आरक्षण सूची जारी कर रहे हो, और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने तत्काल इस मामले को स्टे दिया है, और जिसके लिए पूरी तरीके से ये सरकारी अधिकारी और ये सरकार जिम्मेदार है। ठीक है अंकुर जी, आप बने रहिए। अश्विनी शाही, ये एक बड़ी बात कही है देखिए अंकुर ने कि टेक्निकली जानबूझ के क्या ऐसा किया गया है कि चुनाव को लटकाया जाए? ऐसा राजेश जी ऐसा कुछ नहीं है। अब ये अगर मामला हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट के पास चला गया है, तो उसमें जो है कोई सरकार का कोई दोष नहीं है कि लटकाया जाए। और मैं आज के ऑर्डर में ये बात मेंशन है, आज के ऑर्डर में ये बात मेंशन है। मेरे मुंह से गलती से माननीय सुप्रीम कोर्ट निकल गया था, वो हाईकोर्ट का ही मैटर है, मैंने हाईकोर्ट बाद में उसको सुधारा था। दूसरी चीज देखिए, जो भी अगर यहाँ पर कोई भी सरकार और माननीय हाईकोर्ट के बीच में जो भी इस समय चीजें चल रही हैं, उसमें सरकार को दोषी करना नहीं है। सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया रोटेशन के तहत लगाया था। रोटेशन की बात अगर किसी को नागवार गुजरी है, आप 15 की कर रहे हैं मांग कि हम 15 के हिसाब से चुनाव आरक्षण प्रक्रिया हो, हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर कई चीजें विसंगतियां आती हैं। और वो विसंगति अगर आई है 1947 से पहले से कर लिए होते भाई शाही जी, किया जाएगा। 1947 से कर लिए होते, 1947 के लिए तो निकाल लिए थे अंग्रेजों के जमाने की। क्यों बौखलाई हुई है भाई? मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि 1995 से आप क्यों कर रहे हैं, जब 2011 और 2015 की चीजें अपने ही आदेश के अगेंस्ट आप जा रहे हैं? इनरेवेंसी नहीं दिखाई दे रही है क्या? हमने आपको पता है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसान आंदोलन खड़ा है और रोटेशन की बात कर रहे थे, रोटेशन में कैसे होगा ओबीसी का और एससी का, एसटी का, महिला का रोटेशन की बात हम कर रहे थे। 2015 से हम नहीं करना चाहते, हमको रोटेशन की बात कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारी चीज खुद लेकर कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। आप 4 महीने 6 महीने लगातार इस गंभीर मुद्दे पे हम बने हुए हैं, इस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है जिसमें अश्विनी शाही है, जिसमें कपिल श्रीवास्तव है, जिसमें अरविंद शुक्ला है, अंकुर सक्सेना है। राजनीतिक मायने इसके हम समझेंगे। अरविंद, मैं आपके पास आऊंगा, और अगर जिस तरीके का जिक्र किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि 1995 की प्रक्रिया को अपनाया गया आरक्षण की, जबकि 2011-15 को अपनाया जाना चाहिए था, अगर हाईकोर्ट के प्रवक्ता जैसा कि अभी कह रहे थे वकील कि जानबूझ के कहीं ना कहीं इसमें साजिश आ रही है कि जानबूझ के ऐसा किया गया, इसका नफा नुकसान क्या होगा, किसको होगा? प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप कोई जानबूझ के ऐसा कोई काम किया गया है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर में देखिए 3 पिलर्स हैं मुख्य। तो आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 पिलर्स हो गए। और आजकल जो चतुर्थ स्तंभ माना गया वो मीडिया को माना गया, जो चीजों को उजागर करती है। तो जब विधायिका ने कोई विधि बनाया, कोई कानून बनाया, और कार्यपालिका को उसको लागू कर रहा है, तो न्यायपालिका वहां डिसाइड करने के लिए बैठी हुई है। मान लीजिए अगर किसी ने जनहित याचिका दायर की, तो अब वही वो पूछने जा रही है कार्यपालिका से कि आपने इसको किस नियम के आधार पर आप कर रहे हैं। अगर वो उन चीजों को क्लियर कर देते हैं, 15 तारीख को जो आ रहा है सोमवार को, अगर उन चीजों को क्लियर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कोई समस्या उसके बाद होगी। और ये सब एक जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि एक नई चीज आ गई सबके सामने, जनता के सामने, और काफी दिन से ये विषय चल भी रहा था। और जनहित याचिका आ गई तो न्यायपालिका ने उसे टेकअप किया और उसे ध्यान दिया, उस पर स्टे किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ काफी वर्ष होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। तीनों है और तीनों के अपने अपने रोल है। न्यायपालिका का अपना एक रोल है लोकतंत्र के अंदर में, तो वो समझिए एक तीसरे स्तंभ की जो अपना रोल है वो रोल निभाया जा रहा है, और बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको बहुत नेगेटिव तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कोई देखने की आवश्यकता है कि ऐसा कोई बहुत नकारात्मक विषय हो गई या कोई ऐसे नकारात्मक बात हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में ऐसे हजारों केस आते हैं जो सरकार बना नाम पब्लिक होती है जी। बहुत सारे उनके नौकरी के मामले होते हैं, उनके तमाम अपॉइंटमेंट के मामले होते हैं, प्रमोशन के मामले होते हैं, उनके फौजदारी के मामले होते हैं, सारे मुकदमे अधिकतर आप देखिए सरकार बनाम होते हैं। बहुत कम मुकदमे हैं जो, तो सब सरकार बनाम हो रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई जो FIR भी दर्ज होती है तो वो सरकार बनाम अपराध नहीं होता है,
कर दिया कोई बहुत बड़ी बात हो गई, ऐसा नहीं है। हाँ। न्यायपालिका तो अपना एक स्थान है लोकतंत्र के अंदर में। हाँ। और इस समय माननीय उच्च न्यायालय न्यायपालिका अपना वही रोल प्ले कर रही है। उसको बहुत नकारात्मक तरीके से मुझे नहीं लगता बहुत कुछ देखने की जरूरत है कि बहुत ऐसा कोई नकारात्मक विषय हो गई, कोई ऐसी बहुत बुरी बात हो गई, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई विषय। ठीक है, लेकिन अरविंद जी, जो लोग तैयारी कर रहे थे इसकी, जोर शोर से जुटे हुए थे और इस उम्मीद में थे कि वो अब चुनाव लड़ेंगे, वो अपने आप को इस रोक के बाद कहां देख पा रहे? देखिए, ऐसा है कि संशय की स्थिति तो पहले से ही बनी हुई थी थोड़ी सी। लोगों में जो सीट के क्लैरिटी को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ था, लेकिन इन सबसे खास बात ये होगी कि क्योंकि न्यायपालिका आ गया है तो सभी का जो संशय है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये कि न्यायपालिका के आ जाने के बाद उसका जो भी फैसला होगा, इसके बाद सभी प्रत्याशियों का, पार्टियों का, सरकार का, सभी का संशय जड़ से समाप्त हो जाएगा। ये अपने आप में इसमें सकारात्मक बात जी। अश्विनी शाही, 15 तारीख को जवाब देना है, इसके लिए यानी सोमवार को आप लोगों को जवाब देना है। ठोस जवाब है इसको देने के लिए कि आखिर हाँ अगर कमियां रही तो उसको कैसे जल्द से जल्द सुधारा जाए और फिर से आगे बढ़ा जाए? राजेश जी, सरकार के पास एकदम जवाब है और सरकार जवाब देगी। देखिए, पिछले सरकार ने एक फार्मूला भी तय किया था कि पिछले 5 सालों में 5 चुनावों से जहां पर आरक्षण नहीं हुआ था वहां आरक्षण करना है। तो ये सब एक कुछ इस तरीके की चीजें थी जो सरकार अपना, और क्या उसमें नया डेवलपमेंट हुआ था, कैसे उसको हम बेहतर तरीके से चुनाव करा पाएंगे, क्योंकि ये चुनाव भी माननीय हाईकोर्ट ने ही जो है पिछली बार एक फैसला करके कि जल्दी से चुनाव कराए जाए, उनको टाइम दिया गया था और आरक्षण को जल्दी से निपटाने की बात हुई थी। तो देखिए, जब न्यायपालिका का दखल हो चुका है तो बेहतर तरीके से न्यायपालिका से कोई भी चीज जो है न्याय संगत ही होगी और सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि अपना पक्ष कैसे रखना है और हमको चुनाव कैसे कराना है। ये जो भी होगा 15 तारीख की फाइनल लिस्ट आनी थी। अब सरकार जो है उस दिन माननीय हाईकोर्ट को जवाब देगी कि हम ऐसे ऐसे चुनाव कराएंगे, वो बताएगी और माननीय हाईकोर्ट अगर उससे संतुष्ट होते हैं तो चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। कहीं कुछ ऐसी आफत नहीं आने जा रही है। ठीक, चुनाव प्रक्रिया मुझे जहां तक लगता है कि सरकार अपने जवाब से माननीय हाईकोर्ट को संतुष्ट करेगी और फिर वही सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये सब जानबूझ के किया गया है, कमी छोड़ दी गई? क्योंकि जाहिर है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसमें कहीं कमी रह गई, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, अब वो जवाब सरकार देगी सोमवार को, उसमें स्थिति और साफ हो जाएगी। तो कपिश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि ये तो ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल करेंगे, लेकिन टेक्निकली आपने बहुत अच्छे से समझाया भी। आगे भी मैं और साधारण भाषा में, शब्दों में आपसे समझना चाहूंगा कि जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, अब उनके लिए ये जो रोक है क्या मायने रखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जहां तक रोक का सवाल है, अब कहीं ना कहीं जब सरकार के पास ये आरक्षण को लेकर कि 2015 के ऑर्डर के आधार पे आरक्षण किया जाए और 2015 के आरक्षण के आधार पे परिसीमन होगा और फिर से लिस्टें बनेंगी, तो आप ये मान के चलिए कि इस प्रक्रिया में कुछ नहीं तब भी महीने भर, 15 दिन, 1.5 महीने, 2 महीने का उतना ही समय लगेगा जितना कि सरकार ये चाह रही थी कि सरकार की मंशा के अनुरूप कि वर्तमान में हमको अप्रैल तक इस इलेक्शन को ना कराना पड़े। अब ऐसी सिचुएशन में जब पुनः आरक्षण होगा, फिर से नई सूचियां बनेंगी, फिर से उन पे आपत्तियां मांगी जाएंगी, उन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, चुनाव तिथि में डिले जो होना था वो डिले होना निश्चित है। तो ऐसी, और आपको एक बात और बता दूं, 15 मार्च कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आने वाला है ऑनरेबल हाईकोर्ट का, आप ये बात मान लीजिए, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर देगा, तो जब उधर से सरकार की तरफ से एक प्राइमा फेसी नोटिस जारी किया गया है कि आप आइए और अपनी बात को हमारे समक्ष रखिए। अब देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को सरकार की तरफ से, सरकारी अधिकारियों की तरफ से ऑनरेबल कोर्ट में क्या जवाब दाखिल किया जाता है। और आप ये जानते हैं कि सरकारी अधिकारी चाहे कोई भी हो, वो जवाब केवल अपने ही फेवर में, अपने ही बचाव में दाखिल करता है, ना कि वो आम जनमानस की, आम जनता की भावनाओं के अनुरूप दाखिल करता है। वो तो सिर्फ ये सोचेगा कि ऑनरेबल हाईकोर्ट में अगर हम जा रहे हैं तो हम बस अपने को बचाएं। लेकिन वही बात है कि जैसा कि मैंने आपको अभी पहले ही कहा कि 2015 के उस जियो को सरकारी अधिकारियों ने कैसे अवमानना कर दी है, ओवररूल कर दिया, ओवरलुक कर दिया है, हाईकोर्ट इस बात को जरूर पूछेगा, ये आप निश्चित मानते हैं। तो यानी जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको का एक बार फिर से नए सिरे से इसका आगाज करना होगा, तैयारी करनी होगी, जब तक चूंकि संशय बना हुआ है, स्थिति साफ नहीं होगी तब तक। देखिए, देखा जाए कहीं ना कहीं जो पंचायत राज विभाग के अधिकारी हैं, उनने
जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी जैसा कि कपिल जी ने ये कहा कि गांव की सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के भविष्य को फिलहाल तो अदर में लटका ही दिया है। क्योंकि अब भाई आरक्षण को लेकर अगर आपका कोई जियो जारी हो तो और सरकारी अधिकारियों ने उसका दुरुपयोग किया है या उसको ओवरलुक किया है या ओवर रूल किया है, तो निश्चित रूप से पूरी जवाबदेही उनकी बनती है। क्योंकि आप खुद देखिए 1995, 2000, 2005 और 2010 ये कैसे संभव है कि 2021 चल रहा है आपका, और 2021 में आप 1995 के बेस के आधार पर इलेक्शन करा सकते हैं? ये तो किसी आधार पर नहीं लगता ना। आज 1995 से लेकर 2021 की जनगणना में आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, जहां तक मैं जान रहा हूं, लगभग 23 करोड़ के करीब हमारी उत्तर प्रदेश की आबादी है। उस समय क्या इतनी पॉपुलेशन रही होगी? और आप रिजर्वेशन 1995 के आधार पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामने दिख रहा है ना कि ये जानबूझ के किया गया कृत्य आज की डेट में। अश्विनी शाही, इस पे आप इस पे स्थिति थोड़ी साफ कीजिए कि 2021 में हम और प्रक्रिया 1995 की हवाला दिया जा रहा है कि उसको हम अपनाएंगे। जी, इसी आधार पे तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको स्टे किया है। राजेश जी एकदम मैं सुन रहा हूं। और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक फार्मूला लगाया था कि पिछले 5 चुनाव में जहां पर आरक्षण नहीं हुआ था उसको आरक्षण देना चाहिए, और उसको आरक्षण देने की बात कही थी। पिछले, अब जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो क्या 5 चुनाव में आरक्षण उनको नहीं देना चाहिए था? अगर आरक्षण दिया जाता तो ये पिछले सरकारों की भी गलतियां रही हैं, तो उन्होंने आरक्षण नहीं दिया उनको। अब अगर उस रोटेशन के हिसाब से हम पीछे 5 चुनाव को लेकर चल रहे हैं और रोटेशन करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम दे पाएंगे कि 5 चुनाव में ये सामान्य रहा, आज ये जनसंख्या बढ़ गई, हो सकता है यहाँ पर एससी बढ़ गए हो सकता है यहाँ ओबीसी बढ़ गए हो, तो जनसंख्या बढ़ने के हिसाब से एक रोटेशन प्रणाली हो जाएगी, उससे सबको बराबर मौका मिलेगा। तो सरकार ने ये करने का काम किया। अब अगर किसी को दिक्कत हो गई, उसमें माननीय हाईकोर्ट के पास गए, माननीय हाईकोर्ट ने पूछा है, रोक लगाकर पूछा है, तो उसका जवाब पाएंगे। अगर संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो माननीय हाईकोर्ट चाहती है। अंकुर जी, ये हो सकता है ना कि मतलब सरकार ये कह रही है कि अगर प्रवक्ता ये कह रहे हैं सरकार की तरफ से, वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि जानबूझ के कुछ ऐसा किया जाए, एक प्रक्रिया है, पिछली सरकारों की भी लापरवाही रही है, हमने इसको अपनाया, अब जो कमी है उसको हाईकोर्ट ने उसको देख के रोक लगाई, हम जवाब देंगे, उस पर स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछली सरकारों की अगर लापरवाही रही होती तो पिछली सरकारों की लापरवाही पे ऑनरेबल कोर्ट ने पहले रोक लगा दी होती। इसका मतलब है आप ये कृत्य या ये कार्य नहीं कर सकते हैं ना कि पिछली सरकार की आप अच्छे कार्यों की ताजपोशी कर लें और अगर कोई नकारात्मक भाव है तो अपना ठीकरा उनके सर पे फोड़ दें। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो भी जिस चीज पर रोक लगाई है, यहाँ देखिए अंकुर जी, आपने जो भी जवाब दिया है, यहाँ के जवाब से ये दर्शक देख रहे हैं इस चीज को, आपने अचानक जो है मतलब पिछली सरकारों की वकालत करनी शुरू कर दी। इसका कोई ये मतलब नहीं। सरकार का जो मतलब है, आपने अगर पिछली सरकार का नाम लिया है कि पिछली सरकारों ने क्षैतिज आरक्षण किया है, तो मेरी ये जवाबदारी बनती है। अगर आपने क्लीन चिट जारी कर दिया उसको। नहीं, मैंने चेंज गाड़ी नहीं की है, मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया। मैंने आपके सवाल का उत्तर दिया। पिछली सरकारों ने बेहतर काम किया। आपने पिछले 5 चुनाव से आरक्षण नहीं है। आपने पूरी बात सुनी। अगर आप मेरी पूरी बात सुनते तो आपको पूरी बात का समाधान निकलता कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया तो आप बात अधूरी रह जाएगी, तो आप उसको कहोगे कि मैंने पिछली सरकारों का पैबल लिया है। मैं पूरी बात कहना चाह रहा हूं कि अगर पिछली सरकारों ने गलत किया होता तो पिछले समय में भी हाईकोर्ट तो लगातार रही ना। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार नहीं थी, जिनकी भी सरकार थी, अगर वो गलत किए होते तो उस समय ऑनरेबल हाईकोर्ट ने रोक क्यों नहीं लगा दी? इसका मतलब है उस समय वो ऑनरेबल हाईकोर्ट तब भी मौजूद थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तब भी मौजूद थी, उनने उस प्रक्रिया में कोई भी मत भिन्नता नहीं पाई। और आपको एक बात बता दूं, ये जियो आया आपका 2015 में। जब 2015 के बाद से आपका कोई इलेक्शन ही पंचायत चुनाव वाला आपका जो है 2015 के बाद 2017 में माननीय योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, जिसके आप प्रवक्ता हैं। तो 2015 के जियो को फॉलो कराने का रूल वर्तमान में 2021 में किसके पास है? जो वर्तमान प्रदेश सरकार है ना, पंचायत राज विभाग आप ही के अधीन तो आता है, किसी और के अधीन तो नहीं आता। तो ऐसी वर्तमान की बात मान रहा हूं अंकुर जी, वर्तमान की तो हमने पिछले 5 चुनाव की बात की, आपने उसको मैं 2015 मैं उस जियो की बात कर रहा हूं जो 2015 का जियो है। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उस जियो का उल्लेख किया है 16/9/2015 का,
ठीक है, इस 16/9/2015 के जियो को ओवरलुक करके, जिसमें ये कहा गया था कि 2015 के जो आपका जारी किया गया 16/9/2015 का, ये बकायदा मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा भी सकता हूं। हाँ। इसमें स्पष्ट ये बात लिखी हुई है कि जो डेमोग्राफिकल चेंजेस आ गए हैं, जो जनसंख्या का आपका चेंजेस आ गया, उस आधार पे आपको आरक्षण करना चाहिए था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने केवल इसी बात पर स्टे दिया है कि 1995, 2000, 2005 और 2010 की जनसंख्या के आधार पर जो 1995 में आपने पंचायत रूल्स के अंतर्गत इलेक्शन कराया था, आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं 2015 के जियो को ओवरलुक करते हुए? इस आधार पे जब ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे दिया है, तो आज की डेट में जिसकी सरकार है, पंचायत राज विभाग के जो अधिकारी हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस लेवल का उसका निदेशक होता है, और आप लोग इस चीज को, अपने ही आदेश को, अपने ही शासनादेश को ओवरलुक कर देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं उन सरकारी अधिकारियों की निरंकुशता से सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। और इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहते हैं, सरकार से जवाब तलब किया है, और सरकार को देखिए 15 तारीख को ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष जवाब प्रस्तुत करना पड़ रहा है, और सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप आम जनमानस हैं और माननीय उच्च न्यायालय ने किसी चीज पर रोक लगाई है, तो आम जनमानस के दिमाग में ये प्रश्न चिन्ह तो उभरेगा ना कि सरकार अगर चाहती थी तो इलेक्शन समय पे हो सकता था, क्योंकि 2015 का जियो अवेलेबल था। हाँ। अगर इलेक्शन समय पे नहीं हो रहा और सरकार ने ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो जो डिले हो रहा उसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा? किसी का तो उत्तरदायी निर्धारण होना चाहिए ना आज की तारीख में। अश्विनी शाही, देखिए, अंकुर जी ने विषय को बहुत बढ़िया रखा है, लेकिन माननीय हाईकोर्ट के ऊपर अब ये देखिए, ये तो हमारे सरकार के वकील लोगों का काम है और सरकार के अधिकारियों का काम है कि क्या जवाब देते हैं। हाँ। अभी जवाब मांगा गया है, जवाब 15 तारीख को सरकार क्या देती है, बहस का मुद्दा 15 के बाद ही होगा, उस पर विचार किया जाएगा कि सरकार अपना पक्ष किस तरीके से रखती है। हो सकता है उस दिन सरकार ने अपनी चीजों से ऑनरेबल हाईकोर्ट को संतुष्ट कर दिया, तो उस दिन हम लोगों के ये सारे सवाल बेकार हो जाएंगे, बेमानी हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो हम माननीय हाईकोर्ट जो है जरूर फटकार लगाएगी, और उस समय जो है चीजें दूसरे तरीके से करी जाएंगी। लेकिन अभी तक देखिए, सरकारें जब भी चलती हैं, कहीं भी सरकार चलती है, कोई कैसी मनमानी और कोई कुछ नहीं होता है। हो सकता है कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है। क्यों मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों से दिक्कत नहीं होती है, वहां समस्या नहीं आती है, वहां उन लोगों से भी गलतियां होती हैं। आदमी है, मनुष्य है, कहीं भी कुछ भी हो सकती है चीजें, इस चीज को मानना पड़ेगा, और हमको सोमवार तक सरकार के जवाब का इंतजार करना ही होगा। ठीक है, अरविंद आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? जी, मैं टिप्पणी ये करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लाखों करोड़ों जनता देख रही है, तो कहीं ना कहीं बहस से कई बार ये निकल के आ रहा है कि जानबूझकर ऐसा हुआ। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि न्यायपालिका में ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे सैकड़ों जनहित याचिकाएं पड़ती है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी टेकअप हो, सभी नहीं टेकअप होती। उससे क्या डिसीजन आएगा, इस बात को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो जनता में ये बिल्कुल मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि न्यायपालिका कभी भी स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकती, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र निर्णय देती है। तो मैं इस बहस के माध्यम से ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि बार बार ये जो बात आ रही है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना सपा की सरकार, ना बसपा की, ना कांग्रेस की, कोई भी सरकार न्यायपालिका के डिसीजन को मैनिपुलेट या स्पॉन्सर नहीं कर सकती। इस बात का ये संदेश कम दर्शकों को स्पष्ट रूप से जाना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में बहुत आस्था है, बहुत श्रद्धा है, और इस प्रकार का विषय आना भी नहीं चाहिए कि इस पर किसी का कोई स्पॉन्सरशिप है। तो ये विषय मुझे लगा कि स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक, लेकिन अरविंद जी, जो गांव के जो ग्रामीण हैं, जो सरपंच की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रधान की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो इन टेक्निकल चीजों को समझ पाएगा कि अब ये क्या हो रहा है साहब, यहाँ पे खामी रह गई, हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, सरकार की तरफ से ये कहा गया, विपक्ष ये कह रहा है, उसको तो ये स्थिति साफ चाहिए ना कि वो चुनाव लड़ेगा, वो उसकी तैयारी कर रहा है और आगे इसका ये परिणाम होगा। देखिए, गांव का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, निश्चित रूप से इस समय उसके ऊपर संशय के बादल आ गए हैं, और ये संशय के बादल ये कम से कम 2 दिन और लेंगे इस बादल को छटने में। ठीक है, और सोमवार को जाकर, जो कि 15/3 को उसकी पूरी डेट लगी हुई है, उसी दिन जाकर ये क्लियर होगा।
क्योंकि न्यायपालिका क्या डिसीजन देगी वो बिल्कुल स्वतंत्र है, कोई भी डिसीजन दे सकती है। हाँ। रोक आगे कंटिन्यू भी कर सकती है, वहां पे मुकदमे का डिस्पोज ऑफ भी हो सकता है, निस्तारण भी हो सकता है। तो निश्चित रूप से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ निश्चित रूप से मेरी सहानुभूति है कि वो इस समय बेचारे संशय में है, और लेकिन आशा करते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक। अंकुर जी, ये भी तो जाहिर सी बात है ना कि अगर काम कहीं पे कर रहे हैं उसमें कोई खामी रह गई तो ये रोक लगा दी गई। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि जवाब देने को कहा गया है, सोमवार को तो एक ठोस जवाब दिया जाएगा और जो सरकार का पक्ष है वहां पे रखा जाएगा। लगता है कि उसके बाद ही स्थिति साफ होगी। जी बिल्कुल सही बात है कि सरकार से जवाब मांगा गया है तो सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें उत्तरदायित्व निर्धारण किसका होगा, क्योंकि नुकसान तो अंत में कहीं ना कहीं एक जियो होने के बावजूद अगर उस जियो को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो प्रश्न यही उठता है कि सरकार की तरफ से उत्तरदायित्व किससे लिया जाएगा। आपने अगर कोई गलत कार्य किया है, मतलब इलीगल एक्टिविटीज आपने कर दी है, आपने कोई कार्य जो होना चाहिए उस कार्य को ना करके किसी और रूप में किया है, तो उसके लिए किसी का तो उत्तरदायित्व निर्धारण होगा। क्या आज की गवर्नमेंट में जब सरकार की तरफ से परसों एक जवाब ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, एक एफिडेविट ऑनरेबल कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, तो उसमें ये तो होगा कि ये कमी हो सकती है या हम इस कमी को नहीं मानते हैं, लेकिन क्या उस एफिडेविट में कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो ये उत्तरदायित्व लेगा कि इस व्यक्ति विशेष की वजह से इतना डिले हुआ है। सरकारी अधिकारी तो उनको एक बात पता है कि हम कार्य कर रहे हैं, हमको हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी इंपोज नहीं होती है। हम माननीय उच्च न्यायालय का जहां तक मामला है, माननीय उच्च न्यायालय अगर सख्त है तो आम जनमानस के साथ में, क्योंकि न्यायपालिका जो होता है समाज का वो स्तंभ होता है कि जहां पर जब सब लोग निराश हो जाते हैं तो केवल न्यायपालिका एक ऐसी जगह होती है जहां से हमको विश्वास होता है कि अब यहां से हमारे लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस न्याय के मार्ग को प्रशस्त होने में इतना समय लग जाता है कि हम लोगों को खुद दुख होता है कि जो काम 24 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में होना चाहिए उसमें डिले कुछ ज्यादा हो गया। अब जैसा कि अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि 15 तारीख को ये डिसाइड होगा कि डिस्पोज भी हो सकती है या ये जो आपकी याचिका इसमें फर्दर ऑर्डर भी हो सकती है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये हमारा भी अपना अनुभव कहता है कि ये 15 तारीख को कोई पिटीशन आपकी डिस्पोज होने वाली नहीं है अभी। ये पिटीशन अभी आपकी आगे चलेगी और इसमें आप देखिएगा 15 तारीख को केवल प्राइमरी लेवल पे सरकार की तरफ से ये जवाब जाएगा। आप आज देख रहे होंगे एक लेटर जो मनोज कुमार सिंह साहब ने जारी कर दिया है कि क्षैतिज आरक्षण के आधार पर रोक लगाई गई है। ठीक है, यही लेटर की कॉपी लगाकर ऑनरेबल हाईकोर्ट में 15 तारीख को मात्र दाखिल किया जाएगा। ये ऑनरेबल हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के कंप्लायंस में हमने क्षैतिज आरक्षण पर तत्काल रोक लगा दी है और आगे की परिस्थितियों के लिए हमको समय चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात कहता हूं कि 15 तारीख को अगर मैं आपकी डिबेट में रहा तो आपको अक्षरशः मेरी ये बात सत्य प्रतीत होगी। मैं आपसे अब ये भी समझना चाहता हूं, क्योंकि आप जितनी साधारण शब्दों में बात को समझा पा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि दर्शक भी समझ पा रहे होंगे, लेकिन अब इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा? क्योंकि रोक लगाई गई है, 15 तारीख को सोमवार को जवाब देना है, जवाब दिया जाएगा, उसके बाद ये जो चुनावी प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावित होगी, इसमें और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो पहले वाला डायरेक्शन आया था, जिस डायरेक्शन में ये बात कही गई थी कि एक प्रेस्क्राइब्ड समय के अंतर्गत आपको ये इलेक्शन कराना है, उसी में एक शेड्यूल बना दिया गया था। उस शेड्यूल के आधार पे शासन ने ये जारी किया था कि जो शेड्यूल था उसमें ये था कि जो हम लोगों का मतदाता अभियान चलेगा, मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा, मतदाता सूची जारी की जाएगी, क्षैतिज आरक्षण की सूची जारी की जाएंगी। अब आप देखिए आज की डेट में इस आदेश के बाद वो सारी प्रक्रिया पे रोक लग गई है, क्योंकि जब तक आपका रिजर्वेशन पे ही रोक लगी हुई है तो आपकी बाकी सीटों का परिसीमन कैसे होगा, बाकी सीटों पे आप कैसे इलेक्शन करा लोगे? तो एक तरीके से जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा था कि केवल क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगी हुई है, आरक्षण प्रक्रिया पे, वो आरक्षण प्रक्रिया पे रोक नहीं है, देखा जाए तो पूरे चुनाव पे रोक लग गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी 20 सीटें हैं, 20 में आपने 12 पे इलेक्शन करा लिया, 8 पे इलेक्शन नहीं कराया। भाई आपको क्या पता कि रिजर्वेशन में कौन सी सीट आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, जब तक टोटल आप उस सीट का मुआयना नहीं कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये टोटल इलेक्शन प्रोसेस पे रोक लगी है। अब ये सरकार पे निर्भर करता है कि मैं तो ये चाहूंगा कि सरकार अपनी शुचिता को दिखाए। ऑनरेबल हाईकोर्ट में सरकार का एक बहुत बड़ा पैनल है एडवोकेट का, वो ये कहें कि इसको शॉर्ट लिस्टेड डेटें लगाई जाए। मैं तो उनको कोर्ट से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 4 दिन की डेट लगाएं और जितनी जल्दी स्पीडी ट्रायल के माध्यम से, स्पीडी हियरिंग के माध्यम से जितनी जल्दी इस पिटीशन को
फॉलो कर लेते हैं उतनी जल्दी हमारे यहाँ इलेक्शन होने की संभावना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं, अभी होली की छुट्टियां भी आ रही हैं और सब कुछ है, तो अगर ये इस सप्ताह मामला नहीं लगता तो ये आपका होली की छुट्टी के काफी लंबे बाद, मतलब ये मान के चलिए फिर अप्रैल से पहले ये डेट मुझे संभावित नहीं लग रही है। मार्च में एक डेट जरूर अभी आपकी लगेगी, लेकिन फिर उसके बाद होली की छुट्टियों के बाद ही आपका अप्रैल में ही मैच हो जाएगा। ठीक है अश्विनी शाही, आखिरी टिप्पणी आपकी, एक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर, इस रोक पर, और आगे आपका जो जवाब दिया जाएगा उसकी तरफ से एक टिप्पणी आपकी तरफ से। राजेश जी देखिए, मैं वकील साहब को सुन रहा था, वकील साहब ने कहा कि बस जल्दी से डेट लगाई जाए, तो हमारी भी मंशा ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता के को सुनते हुए मैं तो ये चाहूंगा कि लोग जो है डेली बेसिस पर सुनवाई करके इसको जल्दी से जल्दी फैसला करें, इसमें देरी न किया जाए, क्योंकि 25 सालों बाद इस महीने में चुनाव होने जा रहे थे, इस महीने में, और माननीय कोर्ट ने अगर इस चीज को संज्ञान में लिया है तो मैं कह रहा हूं कि परसों, अभी देखिए चुनाव प्रक्रिया की बात की अभी हमारे वकील साहब ने, मैंने अभी उसके भाई इनके पास वो पूरा वो है, मैंने जो पढ़ा है उसमें आरक्षण पर, क्योंकि 8 तारीख तक आपत्ति मांगी गई थी अलग अलग डेट, और 15 तारीख को फाइनल उसका निस्तारण होना था, तो उस आरक्षण प्रक्रिया पर कि वो लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है उसके पहले रोक लगा दी गई है। तो मैं इसको यही कहूंगा कि आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, न कि चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है, क्योंकि चुनाव और आरक्षण दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आरक्षण नहीं होगा तो चुनाव नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको वकील साहब इस चीज को कह रहे हैं। लेकिन अब उसका निस्तारण सोमवार को अगर कर लिया गया, सोमवार के बाद हो सकता है 1-2 दिन और डेट लगा के कर दिया गया, या सोमवार को ही सरकार ने एक वाजिब जवाब जो जनता के हक में है उसको दाखिल कर दिया, और माननीय हाईकोर्ट को लग गया कि हाँ ये बेहतर जवाब है, इससे ये हो सकता है, तो फैसला जनता के पक्ष में आएगा। ठीक है अंकुर, आप इससे स्थिति साफ कीजिए कि आरक्षण पे रोक लगाई गई है, चुनाव पे नहीं, ये जो स्थिति थोड़ी जो है वो असमंजस वाली बन रही है। देखिए मैं फिर बात कहूंगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उनकी मजबूरी है, उनके राजनीतिक शुचिता का मामला है कि उनको वो बात कहनी पड़ रही है, लेकिन आपको स्वयं स्पष्ट हो रहा है कि आरक्षण जब चुनाव का एक पार्ट है, और जब तक आपका आरक्षण ही स्पष्ट नहीं होगा चुनाव कैसे हो जाएगा, आप स्वयं बताइए ना। तो जब आरक्षण पर रोक का मतलब है तो आपकी रोक उसी चीज पर लगाई जाएगी जो पिटीशन में आपकी रिक्वेस्ट आउट, मतलब जो आप मांगोगे कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट आपको वही चीज देगा। चुनाव प्रक्रिया, अब जैसे जो पिटीशनर हैं, पिटीशनर ने पूरे इसको एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पिटीशनर रहे हैं उन पिटीशनर महोदय ने पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपनी बात नहीं कही होगी, जहां तक मैं समझ रहा हूं। उनने एक क्षेत्र विशेष को लेकर अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए होंगे, आंकड़े प्रोड्यूस किए होंगे, और जो जियो है वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया कि इस 16/9/2015 के जियो का ओवरलुक हो रहा है, ओवर हो रही है, इसको मतलब फॉलो नहीं किया जा रहा। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, ऑनरेबल कोर्ट ने देखा कि बात तो सही है, फिर कोर्ट के संज्ञान में ये बात आ गई होगी, या ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को प्रेज्यूम किया होगा, और उन फैक्ट के आधार पर जो उसके सामने पेश किए गए कि जब ये स्टेटस एक किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है तो इसका मतलब ये प्रदेश के विभिन्न जिलों में हो रहा होगा ये स्टेटस, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या कहते हैं आपका सरकार ने इस पे रोक लगाई है, लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट करूंगा, ये PIL सिविल है। PIL सिविल का मतलब है ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, तो PIL के मामले में निश्चित रूप से इसमें कई जिलों के आंकड़े लिए गए होंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूँ। कई जिलों में अगर इस तरीके का हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आरक्षण पे रोक नहीं है, ये एक तरीके से चुनाव पे ही रोक है, क्योंकि जब तक आरक्षण स्पष्ट नहीं होगा चुनाव नहीं। ठीक है अरविंद, 10 सेकंड की आपकी टिप्पणी आखिरी, वक्त बहुत कम है, 10 सेकंड। बस यही संदेश है कि जो भी प्रत्याशी है वो धैर्य रखें और पेशेंस रखते हुए जो भी न्यायालय का निर्णय उसका इंतजार करें, और किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करें, बिल्कुल आवेश में ना आए, और माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय हो उसका इंतजार करें। चलिए बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अरविंद शुक्ला आपका, अश्विनी शाही आपका, और अंकुर सक्सेना आपका। तो बड़ी बात यह है कि जो पंचायत चुनाव थे, जो आरक्षण प्रक्रिया थी, उस पे हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इसके बाद अब सरकार को वक्त दिया गया है कि सोमवार को सरकार अपना जवाब दाखिल करे। देखना होगा सरकार की तरफ से इस मामले में क्या कहा जाता है।